क्या नहीं है, सब कुछ को जानते हैं। देखिए, बैच जो है आज से शुरू हो रहा है। फिलहाल इस सप्ताह भर, सॉरी, फिलहाल क्या मतलब, आपके बैच का जो समय है सुबह में 8:30 से 11:30। आपके बैच का समय सुबह में 8:30 बजे से 11:30 बजे है। और बैच में आपको जीएस पढ़ाएंगे। जीएस ही पढ़ने के लिए आप सब लोग आए होंगे। जीएस जीएस का मतलब जनरल स्टडीज, और जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन हिंदी में। और जीएस के अंतर्गत जो है कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन जीएस के अंतर्गत मूलतः 7 सब्जेक्ट आते हैं। जीएस के अंतर्गत मूलतः अगर देखा जाए तो 7 सब्जेक्ट आता है। और जीएस के अंतर्गत जो मूलतः 7 सब्जेक्ट आता है उसमें आपको इतिहास है, इतिहास है, इतिहास के बाद भूगोल है, इतिहास है, इतिहास के बाद भूगोल है, भूगोल के बाद राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है। इसके बाद जो है आपको जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी के बाद फिजिक्स यानी भौतिकी। फिर आपको केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। और फिर इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। जीएस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जीएस के अंतर्गत जो है ये हम आपको हिंदी में लिखे हैं, एकदम शुद्ध हिंदी में लिखे हैं। जल्दी बैठिए आप लोग, जल्दी बैठिए, तो 9 बजे तक बैठते ये रहिए। बेचारा को जगह छोड़ना पड़ गया। आते रहिए, क्या पढ़ाएंगे हम, आते रहिए आप लोग आराम। बैठ गए सब लोग। बैच का समय 8 ही बजे रखना चाहिए, तब आप 8:30 बजे तक बैठ जाते हैं। हाँ, 8:30 बजे रखे हैं तो 9 बजे तक बैठिएगा आप क्या। तो आप 8 बजे मान के चलिए, 8:30 बजे से पढ़ाएंगे हम, ये आप मान के चलिए, समझो। और ऐसे भी कुछ नए लोग हैं, नया लोग होगा। आइए अब फिर से बात करते हैं। देखिए, सब लोग बैठ गए हैं ना अब, समझे ना। ये लड़की लोग आप ही लोग को बोल रहे हैं, लड़का लोग पहले आ चुका है, आप ही लोग लेट करते हैं। तो आज से जीएस का एक नया बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में प्रारंभ हो रहा है। और इस बैच में हम आपको जीएस यानी जनरल स्टडीज, ऐसे जीएस का मतलब बहुत लोग जनरल साइंस भी समझते हैं। तो यहां पर जीएस का मतलब आपको जनरल साइंस नहीं समझना है, बल्कि यहां पर जीएस का मतलब समझना है आपको जनरल स्टडीज। और जनरल स्टडीज का मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन की अगर हम लोग बात करें तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ऐसे तो कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन सामान्य अध्ययन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मूलतः 7 सब्जेक्ट आता है। मूल तौर पर सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 7 सब्जेक्ट आता है। और मूल तौर पर सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो 7 सब्जेक्ट आता है उसमें एक इतिहास है, दूसरा भूगोल है, तीसरा राज्य व्यवस्था है, चौथा जीव विज्ञान है, पांचवा भौतिकी है, छठा रसायन शास्त्र है और सातवां अर्थव्यवस्था है। अगर अंग्रेजी में कहे तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है। इसमें जो ये 3 सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, अगर इस 3 सब्जेक्ट की हम लोग बात करें
तो ये 3 सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे और आप हमको जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो क्लास आप आ गए हैं तो धीरे धीरे आप हमको जान जाइएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे और ये 3 सब्जेक्ट जो हम आपको पढ़ाएंगे पहले, हाँ देखते रहिए, उधर लड़कियां सबको देखने के लिए अबे किए हैं। ठीक है, हम इधर बता रहे हैं, इधर समझिए। ठीक है, पढ़ लीजिए फिर देखते रहिएगा, क्या दिक्कत है। देखिए पढ़ाने का क्या टेक्निक होगा, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। जब आप क्लास करेंगे, 1 सप्ताह हम आपको डेमो भी दिए हैं। जो पुराने बच्चे हैं जिनका पहले से एडमिशन है, जो पहले से पढ़ रहे हैं, उनको तो पता है कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं, बॉयज हो या गर्ल्स हो, यानी लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए स्पेशली 1 सप्ताह डेमो रख दिए हैं। 1 सप्ताह आप आराम से डेमो कर लीजिए, संतुष्ट हो जाइए और उसके बाद फिर आप अपना एडमिशन लीजिएगा। तो पढ़ाने का जो होगा, पहले और अब में अंतर आपको दिखेगा। पहले जो है आपको एक दिन में एक ही टीचर आपको पढ़ाते थे। जैसे मेरा क्लास है तो सिर्फ उस दिन में मेरा ही क्लास होता था। लेकिन अब हम और बिट्टू झा सर दोनों डेली आपको दिखेंगे। आपके क्लास में हम भी दिखेंगे और बिट्टू झा सर भी दिखेंगे। और आपका क्लास आवर 3 घंटा का कर दिया गया है। 1.5 घंटा हम लेंगे क्लास और 1.5 घंटा बिट्टू झा सर लेंगे क्लास। क्लास आवर 3 घंटा का है, दोनों आदमी क्लास लेंगे। पहले 1.5 घंटा का क्लास था, अब 3 घंटा का क्लास है। तो ये जो क्लास आवर 3 घंटा करने का मकसद है, और दोनों लोग पर डे क्लास लेंगे, ये जो करने का मकसद है ताकि आपका जो सिलेबस है, आपका जो पाठ्यक्रम है, वो जल्दी से खत्म हो सके। और आपके बैच में आज से जो हम आपको प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो इतिहास प्रारंभ करने जा रहे हैं। इतिहास, देखिए इतिहास प्रारंभ करने के पीछे कुछ रीजन होता है। और इतिहास प्रारंभ करने के पीछे रीजन यह होता है कि जो इतिहास होता है ना, इतिहास को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है। इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो इतिहास को मदर ऑफ जीएस कहा जाता है, मदर ऑफ जनरल स्टडीज कहा जाता है। इतिहास को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इतिहास को सभी विषयों की जननी कहा जाता है। और यही रीजन है कि आज से जो है हम आपके साथ इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। इतिहास बड़ा है, बड़ा है। हम लोगों को लगभग 5000 ईस्वी 5000 ईस्वी 5000 ईस्वी के इतिहास को पढ़ना होता है। 5000 ईस्वी के इतिहास को हम लोगों को बेसिकली पढ़ना होता है। बेसिकली आप लोग भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, हड़प्पा सभ्यता एक होता है और हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 2500 ईस्वी पूर्व। तो सबसे पहले हम लोग 2500 ईस्वी पूर्व से 0 ईस्वी तक आएंगे, फिर 0 ईस्वी से लेकर के 2024 ईस्वी तक आएंगे। तो 0 से 2024 यानी लगभग 2500 बरस इधर हो गया, और फिर उधर 0 से 2500 ईस्वी पूर्व यानी 2500 बरस उधर हो गया। यानी लगभग 5000 वर्षों का इतिहास हम लोगों को पढ़ना है। 5000 वर्षों का इतिहास हम लोगों को पढ़ना, 5000 वर्षों का इतिहास हम लोगों को पढ़ना है। तो 5000 वर्षों का इतिहास हम लोगों को पढ़ना है। तो ये जो 5000 वर्षों का इतिहास हम लोगों को पढ़ना है, इस इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है, इतिहास को 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात को आप समझिए। इतिहास, देखिए जो इतिहास शब्द है, इतिहास शब्द की अगर हम लोग बात करें तो इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। जो इतिहास शब्द है, इतिहास शब्द जो है आपको 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस ई प्लस हास, इति प्लस ई प्लस हास, इतिहास। देखिए इति प्लस ई प्लस हास, इतिहास। देखिए इसका अर्थ क्या होता है पता है? इति प्लस अ प्लस हास, ई नहीं होगा, अ होगा। इति प्लस अ प्लस हास, इतिहास। इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। इति प्लस अ प्लस हास का मतलब होता है कि ऐसा
निश्चित, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। इति प्लस अ प्लस हास का मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इतिहास में बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है, इतना कॉमन जानकारी आपको जरूर होगा कि इतिहास में हमें महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना होता है, इतिहास में हमें भगत सिंह के बारे में पढ़ना होता है, इतिहास में हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ना होता है, इतिहास में हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना होता है, इतिहास में हमें महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना होता है, इतिहास में हमें महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना होता है, इतिहास में हमें शंकराचार्य के बारे में पढ़ना होता है, इतिहास में हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ना होता है, इतिहास में हमें अकबर के बारे में पढ़ना होता है, इतिहास में हमें बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ना होता है। तो गांधी जी हो या भगत सिंह हो या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या सुभाष चंद्र बोस हो या महात्मा बुद्ध हो या महावीर स्वामी हो या अकबर हो या शंकराचार्य हो, ये सभी लोग, इन लोगों का जन्म हुआ और अलग अलग कालखंड में, अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग समय में इन लोगों का जन्म हुआ है। और जिस समय जो परिस्थितियां थी उस अनुसार इन लोगों ने काम किया, इसी वजह से इनके इतिहास को हम लोगों को पढ़ना होता है। जैसे जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, तो उस समय हमारा देश गुलाम था। और जब गांधी जी शिक्षा ग्रहण किए तो गांधी जी को लगा कि हमारा देश भारत गुलाम है, भारत को गुलामी से आजादी की ओर ले जाना है, भारत को स्वतंत्रता दिलाना है। तो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का काम किया और उसके अंतर्गत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा अन्य आंदोलन चलाए और उन आंदोलनों के माध्यम से हमारा देश आजाद हुआ। जैसे इतिहास में हमें असहयोग आंदोलन को पढ़ना होता है, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 ईस्वी के बीच में हुए हैं, तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी के बीच में हो चुके हैं और इतिहास में हमें वही पढ़ना है। यानी कुल मिलाकर के हम आपको ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, कुल मिलाकर के हम आपको ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार इतिहास में हमें पढ़ना क्या है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हम आपको यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि इतिहास में हमें पढ़ना क्या है। किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रहनी चाहिए। और थोड़ा अच्छा से आए हैं उधर, सोइए नहीं, मुंह पर हाथ रख करके चश्मा उस्मा पहन करके सो रहे हैं, सोइए नहीं, सोना ही था, रूमे पे रहते आराम से कंबल तान के सोते, ठंडा का भी मौसम आ गया है, ठीक है। चलिए, तो इतिहास, देखिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में यह जानना जरूरी है कि उस सब्जेक्ट के अंतर्गत आखिरकार हमें पढ़ने क्या होते हैं। तो हम आज जो जीएस का बैच प्रारंभ कर रहे हैं उसमें हम आपको शुरू करने वाले हैं इतिहास, और हम आपको शुरू करने वाले हैं इतिहास इसी वजह से, इतिहास में पढ़ने क्या है इस बात को हम आपको बतला रहे हैं। तो इतिहास में महात्मा बुद्ध को पढ़ना है। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया। उनके सुधार को देखेंगे, फिर उनका निधन हो गया। वे पूजनीय थे, मानव के रूप में उनकी पूजा लोग, वे मानव थे लेकिन मानव होते हुए भी ईश्वर के रूप में महात्मा बुद्ध की पूजा की गई है। और ईश्वर के रूप में महात्मा बुद्ध की पूजा सिर्फ उनके कर्मों के वजह से की गई है, सिर्फ उनके कर्मों के वजह से की गई है। तो फिर महान मौर्य सम्राट अशोक, अशोक के क्रियाकलाप की वजह से अशोक को हम लोग याद करते हैं। तो इतिहास में बेसिकली, जैसे इतिहास में हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है, 1857 की क्रांति पढ़नी है। तो 1857 की क्रांति कहीं ना कहीं पहले घटित हो चुकी है।
भारत छोड़ो आंदोलन पहले कहीं ना कहीं हो चुका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले कहीं ना कहीं हो चुका है। तो बेसिकली जो इतिहास सब्जेक्ट है, जो इतिहास विषय है, बेसिकली अगर इतिहास विषय की हम लोग बात करें तो इतिहास विषय के अंतर्गत बेसिकली हम लोगों को उस घटना को पढ़ना होता है जो घटना पहले घटित हो चुका है। जो घटना पहले घटित हो चुका है उसी को इतिहास के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है। अब हमने आपको अभी तुरंत ये बात बतलाया है कि लगभग 5000 वर्षों का इतिहास हमें पढ़ना है। अब लगभग 5000 वर्षों का इतिहास हमें पढ़ना है तो पढ़ने में सुविधा हो, इसी वजह से इतिहास को 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो पढ़ने में सुविधा हो इसलिए इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पढ़ने में सुविधा हो इसलिए इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो एक बात तो हम आपको स्पष्ट कर दिए हैं कि जीएस के अंतर्गत मूलतः कितने सब्जेक्ट आते हैं। देखिए इतना बेसिक से हम आपको इसलिए उठाए हैं क्योंकि हम कुछ लड़का से मिले हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है। जानते हैं ये बात आज से पहले हम किसी बैच में नहीं बताएं कि जीएस के अंतर्गत मूलतः ये जो 7 सब्जेक्ट आते हुए कौन कौन है। तो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले एक छात्र से हमारी मुलाकात हुई। वो आया था यहाँ पढ़ने के लिए ही, पटना, यहाँ मतलब पटना, और लगभग पिछले 1 वर्ष से वो पटना में रह रहा है और जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो उसके गार्जियन हमसे मिलाने के लिए लाया और बोला हॉस्टल में रख लीजिए अपने संरक्षण में। हम उसको यही पूछे कि जीएस के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट आते हैं और कौन कौन है, नहीं जवाब दे पाया। तो इसलिए इस बात को हम आपको बतलाए हैं कि जीएस के अंतर्गत मूलतः ये 7 सब्जेक्ट आते हैं और ये सब्जेक्ट है। तो यहां पर एक बात तो हम आपको स्पष्ट कर दिए हैं कि इतिहास में आखिरकार हमें पढ़ने क्या है, और इसमें ये 3 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे आपको और ये 4 सब्जेक्ट बिट्टू झा सर आपको पढ़ाएंगे। जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, अर्थव्यवस्था, ये सब बिट्टू झा सर पढ़ाएंगे और इधर जो है आपको हम पढ़ाएंगे। और जो पढ़ाया जाएगा आपको स्टडी मटेरियल के जरिए, स्टडी मटेरियल के जरिए पढ़ाया जाएगा, स्टडी मटेरियल के जरिए पढ़ाया जाएगा और बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा। जो बेहतरीन हो सकता है उस कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा और आपको जब स्टडी मटेरियल मिलेगा तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपका कंटेंट बेहतरीन है या नहीं है। और एकदम लेटेस्ट कंटेंट, लेटेस्ट का मतलब हुआ कि एकदम न्यू, समझ गए। तो सब्जेक्ट बता दिए हैं, कौन कौन पढ़ाएंगे ये बात बतला दिए हैं। अब कितना पढ़ाया जाएगा, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों करवाया जाएगा, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों करवाया जाएगा। देखिए थ्योरी से आपको कंसेप्ट आता है, थ्योरी से आपको कंसेप्ट आता है और ऑब्जेक्टिव करने से आपका कंफ्यूजन दूर होता है। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी पढ़ने से कंसेप्ट आता है। जैसे थ्योरी में, जैसे एक बात हम आपको बताएंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं, ये एक चैप्टर है, इतिहास का एक चैप्टर है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, ये एक चैप्टर है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत ये एक चैप्टर है। देखिए इतिहास को हम लोग कैसे जानते हैं, जैसे महात्मा गांधी के बारे में ही हम कैसे जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम कैसे जानते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में साहित्य लिखा गया है, किताब लिखा गया है, उस किताब को पढ़कर हमें महात्मा गांधी के बारे में जानकारी मिलता है। उसी प्रकार से जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी अगर देखा जाए तो हमें साहित्य से प्राप्त होती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है, मेगास्थनीज के इंडिका से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलता है। अब जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, ऋग्वेद क्या है, कितने श्लोक हैं, कितने मंत्र हैं, ऋग्वेद कितने भाग में बटा हुआ है, ऋग्वेद के रचयिता कौन है, ऋग्वेद के किस भाग में क्या है क्या नहीं है, इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे।
तो थ्योरी पढ़ते हुए आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव करते हुए आपका कंफ्यूजन दूर होगा। और दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है, दोनों एकदम से जरूरी है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो दोनों, हमको लगता है कि एक अच्छे स्टूडेंट को दोनों करना चाहिए। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करेंगे, आपकी सफलता उतना ज्यादा सुनिश्चित होगा। और एक बात, पहला क्लास है आज, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आपका रिजल्ट आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आपका रिजल्ट टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आपका रिजल्ट टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर स्टूडेंट का रिजल्ट टीचर के ऊपर डिपेंड करता तो टीचर के पास पढ़ने वाला हर स्टूडेंट ही सफल हो जाता। तो सफल कुछ एक स्टूडेंट होते हैं जो बातों को मानते हैं, जो सब काम करते हैं। जैसे यहां पर हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि आप डेली क्लास आइए, डेली जितना पढ़ाया जाता है उसको घर पे जाकर के सेम डे में पढ़िए। क्लास सप्ताह में 5 से 6 दिन चलता है, मंडे टू सैटरडे, या कभी कल सैटरडे को बंद भी रहता है। 5 से 6 दिन क्लास चलता है। रविवार को तो बंद ही रहता है, रविवार को तो एकदम फिक्स है, बंद रहता है। तो 5 से 6 दिन क्लास चलता है। 5 से 6 दिन आप रेगुलर वे में क्लास कीजिए। पर डे जितना पढ़ाया जाता है उसको घर पे जाके पढ़िए, सेम डे में पढ़िए, घर पे जाकर के उसको याद कीजिए, घर पे जाकर के उसका रिवीजन कीजिए। और सेम डे में जैसे आप जो पढ़ाएंगे, आज के आज घर जाकर के आपको उसका रिवीजन करना है, आपको उसको याद करना है। उस टॉपिक पर दोस्तों के साथ बहस करना है। और संडे को छुट्टी रहता है तो संडे को पूरे सप्ताह में पढ़ाए गए चीजों का रिवीजन करना है। तो ये सब काम आपको करना है। लेकिन आप कितना करेंगे? आप जितना करेंगे आपके सफल होने के चांस उतना ज्यादा होंगे, और आप नहीं करेंगे तो आपके सफल होने के चांस ज्यादा नहीं होंगे। समझ गए? तो ये सब काम कीजिएगा। ये सब हम आपको सलाह दे रहे हैं, आज पहला दिन है। समझ गए? जो नए लोग हैं उनको ये सलाह दे रहे हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो ये सलाह देते देते हम थक गए, हम थेथर हो गए। समझे? ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप बात मानिएगा आपका रिजल्ट होगा, बात नहीं मानिएगा आपका रिजल्ट नहीं होगा। सीधी सी बात। और किसी के ऊपर 100% डिपेंडेंसी सही नहीं होता है। ठीक है, आप मेरे पास पढ़ने आए हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप 100% हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट मत हो जाइएगा। कुछ अपना भी हाथ पैर मारना है। जैसे, ये बात हम क्यों बोल रहे हैं समझिए। जैसे जैसे आप नदी में डूबने लगे, वहां पर डूबते डूबते सिर्फ भगवान भगवान कहिए, नहीं बच पाइएगा। डूबते डूबते भगवान भगवान भी कहिए और अपना हाथ पैर भी मारिए। समझ रहे हैं? तभी आप बच पाइएगा, नहीं तो नहीं बच पाइएगा, नहीं तो कोई उपाय ना है। तो अपना भी हाथ पैर मारना जरूरी होता है जीवन में। बिना अपना हाथ पैर मारे कुछ नहीं हो सकता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मेरे पास पढ़ने आए हैं, हमें खुशी है कि आप मेरे पास पढ़ने आए। लेकिन ये खुशी तब और भी बढ़ जाएगा जब आप पढ़ाई करके सफल हो जाइएगा। देखिए, सफल होने के लिए अगर देखा जाए तो हमको बहुत सारा एग्जाम में सफलता मिला है, मतलब बहुत सारा एग्जाम में मेरा रिजल्ट हुआ है। हम एवरेज से थोड़ा ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा होना जरूरी भी नहीं है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो किसी भी सब्जेक्ट का विद्वान नहीं बनना है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो हर सब्जेक्ट का एवरेज नॉलेज होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का एवरेज नॉलेज होना चाहिए। और आप जितने भी लोग आए हैं, अधिकतर लोगों को चाहिए रिजल्ट, मतलब आप जो एग्जाम दे उस एग्जाम में आपसे प्रश्न बने, आपका रिजल्ट हो, आपको जॉब लगे।
यही आप लोगों का उद्देश्य है और हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम अपने सपने को तो साकार नहीं कर पाए, लेकिन आपके जरिए हम अपने सपने को साकार कर सके। तो ज्यादा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है कि जो है आपको 14 घंटा पढ़ना है, 18 घंटा पढ़ना है, 22 घंटा पढ़ना है, एकदम नहीं। 4 से 5 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन रेगुलर पढ़ना है। 4 से 5 घंटा ही, सप्ताह के 7 दिन पढ़ना है, महीना के 30 दिन पढ़ना है, साल के 365 दिन पढ़ना है, 4 से 5 घंटा। और ये 4 से 5 घंटा क्लास को मिलाकर नहीं, क्लास को छोड़कर। क्लास आप जो भी करते हैं, कुछ सलाह हम आपको यहां पर दे रहे हैं, गौर से सुनिए, समझिए। देखिए देखिए ये सब सलाह हम क्यों दे रहे हैं। देखिए यहां पर मैक्सिमम लोग बिहार के होंगे, कुछ यूपी और कुछ झारखंड सब के होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग बिहार के होंगे। तो मैक्सिमम के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। झारखंड भी पहले बिहार ही था और यूपी तो बगल में है, समझ गए। तो बिहार, यूपी, झारखंड, इन राज्यों के लोगों में किसी भी काम को करने की पूरी क्षमता होती है, बहुत क्षमता होती है, इसमें कोई डाउट और संशय वाली बात नहीं है। लेकिन आप उचित मार्गदर्शन के कमी के वजह से, आप उचित मार्गदर्शन के कमी के वजह से नहीं कर पाते हैं आप बहुत ज्यादा। जैसे हम ही में काम करने की क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक उचित मार्गदर्शन की कमी के वजह से जो है सपना लेकर आए थे आईआईटी का, और आईटीआई भी नहीं निकल पाया, समझ रहे हैं ना। तो उचित मार्गदर्शन के कमी के वजह से, समझे। आईआईटी और आईटीआई में बहुत अंतर होता है, एगो आसमान है तो एगो जमीन है, समझे। दोनों एक चीज ना है, दोनों अलग अलग चीज है, इतना तो आप समझ रहे हैं ना। हाँ, तो उचित मार्गदर्शन के कमी के वजह से आप में पूरी क्षमता होने के बावजूद भी आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो आज पहला क्लास है, 4-5 मार्गदर्शन आज देंगे, पूरा पढ़ाते पढ़ाते पूरा मार्गदर्शन दे देंगे। तो जो 4-5 मार्गदर्शन हम आपको देना चाह रहे हैं, पहला यही है, 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। और सेल्फ स्टडी मतलब स्वयं बैठ करके रूम में पढ़ना है, या रूम में नहीं पढ़ पाते हैं तो लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़िए, या जहां भी पढ़ सकते हैं। 4 से 5 घंटा आप डेली बेसिस पर पढ़िए। पहला सलाह मेरा ये है। क्लास के अलावे 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी डेली बेसिस पर कीजिए। और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जन्मदिन मनाना हो, चाहे विश्वकर्मा पूजा मनाना हो, कुछ भी हो, 4 से 5 घंटा पढ़िए। और एक बात आप जानिए, आप छात्र हैं, आपकी पहचान एक छात्र के तौर पर है, और एक छात्र का सबसे प्रमुख काम होता है पढ़ाई करना। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप छात्र नहीं हैं, छात्र के रूप में आपकी पहचान नहीं हो सकती है। तो आप लोग जो आवाज कर रहे हैं कि फलना दिन भी पढ़ेंगे, चिल्ला दिन भी पढ़ेंगे, ये सब आवाज मत कीजिए। जो बात समझा रहे हैं समझिए। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है कि एक ही क्लासरूम के कुछ लड़के सफल हो जाते, कुछ लड़के सफल नहीं होते हैं? क्योंकि कुछ लड़के गाइडेंस को मानते हैं और कुछ लड़के नहीं मानते हैं। जो मानते हैं वो सफल होते हैं, जो नहीं मानते वो सफल नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। तो पहला सलाह मेरा यही है। ये जरूरी नहीं है कि 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा पढ़े, लेकिन ये जरूरी है 4 से 5 घंटा ही पढ़े, लेकिन डेली पढ़े, और 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी जरूर करे। और सेल्फ स्टडी में क्या पढ़े? जो आपको क्लास में पढ़ाया गया आप वो पढ़े। और आपने जो लक्ष्य बनाया है, आपने अगर अपना लक्ष्य बीपीएससी को बनाया है तो बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को पढ़े। अगर आपने अपना लक्ष्य बिहार एसआई को बनाया है तो बिहार एसआई के क्वेश्चन बैंक को पढ़े। अगर आपने अपना लक्ष्य बिहार पुलिस को बनाया है तो आप बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैंक को पढ़े। अगर आपने अपना लक्ष्य एसएससी को बनाया है तो एसएससी के क्वेश्चन बैंक को पढ़े। अगर आपने अपना लक्ष्य रेलवे को बनाया है तो आप रेलवे के क्वेश्चन बैंक को पढ़े। तो सेल्फ स्टडी में पहला, क्लास में पढ़ाई गई चीजों को पढ़े। दूसरा, जो आपका लक्ष्य है उसके क्वेश्चन बैंक को आप पढ़े। ये 2 चीज आप पढ़े। और देखिए, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका लक्ष्य बीपीएससी होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका लक्ष्य बिहार एसआई होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका लक्ष्य एसएससी होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका लक्ष्य रेलवे होगा। तो जैसे मान लिया जाए जिन स्टूडेंट का लक्ष्य एसएससी है, एसएससी में
जीएस भी पूछता है, मैथ भी पूछता है, रीजनिंग भी पूछता है, इंग्लिश भी पूछता है। तो एसएससी वालों को हम ये सलाह दे रहे हैं, एक बार में जब आप ट्यूशन पकड़ते हैं ना, कोचिंग पकड़ते हैं ना, ओनली 2 सब्जेक्ट का कोचिंग पकड़िए। 2 सब्जेक्ट का कोचिंग पकड़िए और उस दो सब्जेक्ट को अच्छे से कीजिए पहले। और उस 2 सब्जेक्ट पर जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, उस 2 सब्जेक्ट पर जब आपका 60-70% पकड़ बन जाता है, तो उस 2 सब्जेक्ट का बार बार रिवीजन करते रहिए और फिर अगला 2 सब्जेक्ट का ट्यूशन पकड़िए और फिर पढ़ाई कीजिए। आप विद्यार्थी एक गलती ये भी करता है, ये गलती हमने 11th-12th में किया था। 11th-12th में क्या हुआ, नया नया आए, मैथ किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स किसी और से पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता था, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल किसी और से पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक किसी और से पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक किसी और से पढ़ रहे हैं। मतलब पूरा टाइम क्लासे में चल जाता था, सेल्फ स्टडी हो ही नहीं पाता था, जिस वजह से आईआईटी के जगह आईटीआई भी नहीं निकला। समझ गए? तो ये कमी हमने देखा है अपने जीवन में। और एक बात आप भरोसा कीजिएगा कि हम अपने जीवन में जो अनुभव किए, असफलता क्यों हाथ लगा या सफलता क्यों हाथ लगा, वही चीज हम आपसे शेयर करेंगे। कोई बनावटी बात नहीं है। जो भी बोलेंगे अपने जीवन में जो सीखे हैं, जो समझे हैं, वही बोलेंगे। समझ गए? तो एसएससी वालों के लिए ये मेरा सलाह है स्पेशली। नहीं तो फिर आईआईटी की जगह आईटीआई भी नहीं निकल पाएगा आपका, मतलब सीजीएल की जगह जो है एमटीएस भी नहीं निकल पाएगा। समझे? 2 से ज्यादा सब्जेक्ट एक बार में नहीं पढ़ना चाहिए। 2 से ज्यादा सब्जेक्ट का क्लास एक बार में नहीं करना चाहिए। फिर आप सेल्फ स्टडी के लिए आपको समय नहीं मिल पाता, फिर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं। हम आपको कितनों पढ़ा दे, आप उस चीज को घर पे जाकर नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, 1% मतलब नहीं। जैसे आज हम आपको इतिहास शुरू किए हैं, इतिहास शुरू कर रहे हैं, इतिहास में हम आपको पढ़ाएंगे, आप घर पे जाके नहीं पढ़े, कोई मतलब नहीं, क्लास आने का कोई मतलब नहीं रह गया आपको। समझ गए? सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेल्फ स्टडी में क्या पढ़े, इस बात को भी हम स्पष्ट कर दिए। सेल्फ स्टडी में आप क्लास में पढ़ाई गई चीजों को पढ़े और साथ ही साथ आपने जो अपना लक्ष्य बनाया है उसके क्वेश्चन बैंक को पढ़े। जैसे अगर आपने अपना लक्ष्य बीपीएससी को बनाया है, तो आपको सेल्फ स्टडी में 3 काम करना चाहिए। एक, क्लास में पढ़े गए चीजों का रिवीजन करना चाहिए। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो दूसरा काम आपको बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक करना चाहिए। और तीसरा काम अगर हम लोग देखें तो तीसरा काम में जो है आपको डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत अपने आप में डालना चाहिए। डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर और डेली बेसिस पर एनसीईआरटी की पुस्तक, इसको पढ़ने का आदत आपको अपने आप में डालना चाहिए। और देखिए, जैसे आप लोग, एक सलाह मेरा ये है, कंक्लूड कर रहे हैं, तो पहला सलाह ये है, जरूरी नहीं है कि 12 घंटा 14 घंटा पढ़े, लेकिन यह जरूरी है पर डे पढ़े और 4 से 5 घंटा पढ़े और 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी करे। और सेल्फ स्टडी में क्वेश्चन बैंक, आपका जो लक्ष्य है उसके क्वेश्चन बैंक को जरूर करें, पहला। दूसरा, अगर हम देखें तो दूसरा सलाह यह है कि अनुशासन, जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। जीवन को अनुशासित वे में जीना है। इसका मतलब क्या है? जीवन को अनुशासित वे में जीना है। अब इसका मतलब बहुत लोग समझेंगे क्या, मां बाप का पैर छूना है, टीचर का पैर छूना है? नहीं। आपके लिए, एक छात्र के लिए अनुशासन का मतलब मेरे अर्थों में अगर देखा जाए तो एक छात्र के लिए अनुशासन का मतलब मेरे अर्थों में क्लास रेगुलर होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होकर के टीचर के लेक्चर को सुनना चाहिए, क्लास में आपस में बात नहीं होनी चाहिए, क्लास में जो होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को निश्चित तौर पर करना चाहिए,
टीचर की बात को मानना चाहिए। पढ़ाई के संदर्भ में विशेष तौर पर आपके लिए अनुशासन का मतलब ये होता है, हम अपने क्लास में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या हमारे आने पर या टीचर के आने पर स्टूडेंट खड़ा हो जाए, अभिवादन करे, इस सबको हम बंद करके रखे हुए हैं। आप लोग अनुशासन का मतलब सिर्फ इतना ही समझते हैं, टीचर आया एकदम बैठे हुए हैं, उठ के खड़ा हो गए, गुड मॉर्निंग सर। अनुशासन का मतलब ये ना है। अनुशासन का मतलब है कि अगर हम यह होमवर्क दिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य और भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है, तो उसको मैपिंग करके लाना है, तो मानचित्र पर उसको मैपिंग करके लाना है। अनुशासन का मतलब ये है। अनुशासन का मतलब ये कदापि नहीं है कि टीचर का आने पर खड़ा हो जाए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट करे। अनुशासन का मतलब कदापि आपके लिए ये नहीं है, समझे बात को। तो ये दो चीज है। और एक दिन में कितना सलाह देंगे, बहुत हो गया है कि ना। और अगर आप इतिहास में, इतिहास हम पढ़ाने जा रहे हैं, अगर आप इतिहास में कोई भी सब्जेक्ट, सॉरी, इतिहास में अगर आप बुक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बुक बुक अगर आप इतिहास के अंतर्गत कोई भी बुक पढ़ना चाहते हैं, कोई भी बुक पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा पहला सलाह यही है, आप सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ें। सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ें। जैसे आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं, इतिहास शुरू कर रहे हैं, तो बहुत बच्चा के मन में सवाल होगा, इतिहास में कौन किताब पढ़े। तो किसी भी पब्लिकेशन के या किसी भी राइटर के बुक को पढ़ने से पहले मेरा सलाह यही है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ें। और अगर आपका सपना बीपीएससी है, तो आप एनसीईआरटी को जरूर से जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें आप एनसीईआरटी को। अगर आपका सपना बीपीएससी नहीं है, तो फिर एनसीईआरटी पढ़ने की कतई कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं, तो पहला सलाह मेरा यही होगा, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ें। और एनसीईआरटी में भी 8 क्लास के एनसीईआरटी से लेकर के 12th क्लास के एनसीईआरटी तक को पढ़ें। हिस्ट्री में 8 क्लास के एनसीईआरटी से लेकर के 12th क्लास के एनसीईआरटी तक को आप पढ़े। और ओल्ड मिले, न्यू मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मिलता है वो आप पढ़िए। लेकिन इतिहास में पहली पुस्तक अगर आप कोई पढ़ना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़िए, समझिएगा। तो एक सलाह और हो गया, समझिएगा। तो अब आइए, सलाह के साथ साथ पढ़ाई का भी काम जारी हो जाना चाहिए, जारी रहना चाहिए। सलाह तो मिलते रहेगा, जब तक पढ़िएगा तब तक सलाह देते रहेंगे, समझिएगा। लेकिन जो 2-3 मुख्य सलाह है, किताब को लेकर के एक डाउट रहता है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी हम स्पष्ट कर दिए हैं। अनुशासन बना करके रखना है क्लास में, अनुशासन का मतलब आपके लिए क्या होता है, इस बात को हमने स्पष्ट कर दिया। कितना घंटा पढ़ना है, इस बात को हमने स्पष्ट कर दिया। ये सब बेसिक है, ये सब जरूरी है, समझ गए। तो अब आइए हम अपने सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, मतलब इतिहास की शुरुआत करते हैं। तो इतिहास का अर्थ हम आपको समझा दिए। इतिहास का अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ या वैसी घटना जो घटित हो चुकी है, उन घटनाओं के बारे में जिस विषय के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, वही विषय इतिहास है। 1857 की क्रांति हो गई है, इतिहास में 1857 की क्रांति को ही हम लोग पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन हो गए हैं, इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन को ही हम लोग पढ़ते हैं। तो इतिहास में जो घटना घटित हो चुकी है उसी को हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे सामान्य तौर पर आपके दिमाग में होता है इतिहास, इतिहास का मतलब डाटा, मतलब ईस्वी। नहीं, इतिहास का सिर्फ इतना मतलब नहीं होता है, इतिहास का बहुत मतलब होता है। इतिहास हमें किसी कालखंड के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में भी बतलाता है। इतिहास सिर्फ ईस्वी वाली बात नहीं है कि हाँ फलना ईस्वी में फलना घटना हुआ।
वो तो इतिहास का एक पार्ट है कि फलना ईस्वी में फलना घटना हुआ, फलना ईस्वी में फलना घटना हुआ, ये इतिहास का एक पार्ट है। लेकिन इतिहास हमें इसी कालखंड के सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में भी बतलाता है। और इतिहास हमें जीवन जीना सिखाता है। इतिहास हमें निर्णय लेने की शक्ति देता है, डिसीजन मेकर बनाता है। इतिहास डिसीजन मेकर बनाता है। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने पूर्वजों के बारे में पता चलता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, क्या थे, हमारे पूर्वज किस स्थिति में कौन सा निर्णय लिए। तो इतिहास को पढ़ने से किस स्थिति में कौन सा निर्णय लेना चाहिए, यह बात भी हमारे दिमाग में आता है। इसी वजह से इतिहास को लेकर मेरा अपना मानना है कि इतिहास एक डिसीजन मेकर सब्जेक्ट है। आपको डिसीजन लेने को लेकर तैयार करता है इतिहास, आपको डिसीजन लेने को लेकर तैयार करता है इतिहास। बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। और कहानी के तौर पर इतिहास में अनेकों कहानियां हैं। सीधा डाटा के आधार पर अगर हम आपको इतिहास पढ़ा देंगे तो इतिहास बोरिंग हो जाएगा। तो इतिहास बोरिंग ना हो इसलिए कहानी के तर्ज पर मैप का प्रयोग करते हुए इतिहास हम आपको पढ़ाएंगे। और इतिहास में हम लोगों को आप बेसिकली बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा जैसे एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। इन एग्जामों की अगर हम लोग बात करें तो भारत के इतिहास के बारे में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, विश्व इतिहास से नहीं पूछे जाते हैं या बहुत कम पूछे जाते हैं। विश्व इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो विश्व इतिहास से या तो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं या पूछे भी जाते हैं तो बहुत कम प्रश्न विश्व इतिहास से पूछे जाते हैं। तो हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे, भारत का इतिहास पढ़ेंगे, भारत का इतिहास।